अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कल स्टार्ट हुई थी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बेसिकली बात थी। और हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में 4 कॉस्ट को कंट्रोल करने का बेड़ा उठाया कि भाई 4 कॉस्ट है जिनको हमने कंट्रोल करना है, मिनिमाइज करना है। इन 4 में से 2, पहली रीऑर्डर कॉस्ट या इसको हम ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, और इन्वेंट्री कॉस्ट। सालाना ऑर्डरिंग कॉस्ट, सालाना होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कल हमने इस पे बात की। और इसको मिनिमाइज करने के लिए ईओक्यू कैलकुलेट करना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज अ रीऑर्डर साइज, जिसको अगर फॉलो करें तो हम सालाना बेसिस पे ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग का सम मिनिमाइज कर सकते हैं। Then we talked about परचेज कॉस्ट, उसको कम करने का तरीका। उसके लिए हमें जो तरीका समझ आया, गाइड किया गया, वो था बल्क डिस्काउंट। बल्क डिस्काउंट हम कहते हैं जब सप्लायर को लार्जर क्वांटिटीज में ऑर्डर दिए जाएं तो सप्लायर हमें रिड्यूस्ड प्राइस ऑफर करता है। तो यहाँ पे एक थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने आया है कि जब हम लार्जर ऑर्डर्स पे जाते हैं तो ईओक्यू हो सकता है फिर हम फॉलो ना कर पाए। तो ईओक्यू हमें 2 कॉस्ट को हेल्प करने में, 2 कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, जबकि लार्जर ऑर्डर हमें तीसरी कॉस्ट रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। तो भाई हमने कहा था हमारा मकसद तो ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो हम फिर ईओक्यू को बाकी ऑर्डर साइज से कंपेयर कर लेंगे। बल्क ऑर्डर वर्सेस ईओक्यू हम देख लेंगे कि तीनों कॉस्ट का सम सालाना बेसिस पे मिनिमम कहाँ पे है, ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग प्लस परचेज। इन 3 कॉस्ट का सम सालाना बेसिस पे कहाँ मिनिमम है, वो ईओक्यू पे मिनिमम है तो ईओक्यू बेस्ट ऑर्डर साइज रहेगा। वो बल्क ऑर्डर साइज पे मिनिमम है तो बल्क ऑर्डर साइज हमारा बेस्ट ऑर्डर साइज बन जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हमें बेस्ट ऑर्डर साइज की सिलेक्शन आएगा, या कभी क्वेश्चन में कहा जाता है ईओक्यू बताइए, तो ईओक्यू कैलकुलेशन हमें आती है। कभी वो बीच में डिस्काउंट का जिक्र करके बेस्ट ऑर्डर साइज की सिलेक्शन की बात करेगा, तो फिर हमने ईओक्यू वर्सेस बल्क डिस्काउंट कंपैरिजन करके बताना होगा। या हमें ईओक्यू के साथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट कैलकुलेट करने को कह सकता है, तो वो भी हम एक्टिविटीज कल करते रहे हैं, मजीद आगे बहुत ज्यादा करेंगे इंशाअल्लाह। तो कोई क्वेश्चन कल के लेक्चर से, कल तक हमने यहाँ इलस्ट्रेशन 6 तक हम पहुंचे थे डिस्काउंट की वैल्यूएशन को लेके। कोई सवाल कल के लेक्चर से, कोई बात समझ नहीं आई, किसी टर्म पे, किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए, पूछिए जी जनाब। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, कुछ मजीद एक्टिविटीज फिर करते हैं जरा चीजों को और बेहतर अंदाज में समझने के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आइए जरा। दाऊद लिमिटेड की इलस्ट्रेशन है जी। कैलकुलेट ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी, वही बेस्ट ऑर्डर साइज बताइए कि ऑप्टिमम से मुराद बेस्ट, कंपनी के मफाद में बेहतरीन ऑर्डर साइज क्या है। दाऊद लिमिटेड यूजेस कंपोनेंट Z11 in its construction process. The company has a demand of 90,000 components per annum. They cost ₹9 each. The delivery and ordering cost amounts to 1,000 per order. The annual cost of holding one component in inventory is estimated to be ₹6.5. A 0.5% discount is available on orders of at least 5,000 components and 0.75% discount is available if order size is 8,000 components or above. ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी बताइए। अच्छा जी, हमने जो बात पढ़ी हुई है ऑप्टिमम बेस्ट ऑर्डर साइज के हवाले से कि भाई अगर तो डिस्काउंट नहीं है तो ईओक्यू इज द बेस्ट ऑर्डर साइज, और अगर डिस्काउंट है तो फिर हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो इस तरह के सवाल में हमें कंपेयर करना पड़ेगा किसको, ईओक्यू वर्सेस बल्क ऑर्डर साइज। तो पहले हम ईओक्यू कैलकुलेट करेंगे फिर कंपेयर करेंगे, ठीक हो गया। आई रिपीट, अगर डिस्काउंट नहीं है तो बेस्ट ऑर्डर साइज ईओक्यू होता है, और अगर डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल है फिर हम कंपेयर करते हैं ईओक्यू को बल्क ऑर्डर साइजेस के साथ। तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले ईओक्यू कैलकुलेट करना है फिर कंपैरिजन करना है। तो हम इलस्ट्रेशन 7 में पहले ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं। 2COD over CH, CO cost per order 1,000, D annual demand 90,000,
over CH holding cost per unit per annum. Annual cost of holding 1 unit 6.5. लीजिए जी, यहाँ से EOQ आ गया 5 to 6.2 units. तो जैसे देखिएगा जरा 5262 is EOQ. अगर हम 5262 का ऑर्डर करते हैं तो हमारा एनुअल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट मिनिमम है. अब आ जाइए डिस्काउंट के ऊपर. डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है? एटलीस्ट 5000 पे कितना 0.5% और 0.75% मिल रहा है अगर ऑर्डर होगा 8000. अच्छा भाई, अब हमें कितने ऑर्डर साइज कंपेयर करने हैं? 2. कौन कौन से 2? एक EOQ और एक 8000 का. हमें इसको लेने की जरूरत नहीं है. क्यों भला? क्यों नहीं लेने की जरूरत? क्योंकि जो डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है वो यहाँ पे भी तो मिल जाना है ना. क्योंकि उसने कहा एटलीस्ट 5000 पे डिस्काउंट है. ये है दिमाग इस्तेमाल करना, मक्खी पे मक्खी नहीं मारनी. वैसे अगर 5000 की वर्किंग बना दोगे डेट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम. उसका फायदा कुछ नहीं है. उसने कहा एटलीस्ट 5000 अगर आप ऑर्डर करोगे तो डिस्काउंट 0.5 के मिलेगा. 5000 से ऊपर करोगे तो भी डिस्काउंट मिलेगा ना. तो हमारा तो EOQ 5262 आ रहा है, तो वो डिस्काउंट जो 5000 पे मिलना है वो इस पे भी मिल जाएगा. तो 5000 को लेने की क्या जरूरत है? क्योंकि परचेज कॉस्ट जो 5000 की है वही इस पे है, वो इसी ऑर्डर साइज पे है. लेकिन ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग यहाँ पे कम है. ये तो हमें पता है. ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग यहाँ पे कम है और परचेज कॉस्ट दोनों ऑर्डर साइज की बराबर है. तो टोटल कॉस्ट कहाँ पे कम होगी? ये बगैर हिसाब के मैं बता सकता हूँ. मैं बगैर हिसाब के बता रहा हूँ, इसको कंसीडर किए बगैर बता रहा हूँ कि मेरी एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 5262 पे 5000 के मुकाबले में कम है. तो मुझे इसको लेने की जरूरत नहीं है. मुझे सिर्फ 2 ऑर्डर्स कंपेयर करने हैं 5262 एंड 8000. तो लीजिए जनाब, कंपेयर कीजिए 5262 एंड 8000. हम जब डिस्काउंट्स के कंपैरिजन में जाते हैं तो हमें 3 कॉस्ट का सम लेना है. एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, होल्डिंग एंड परचेज. इन 3 कॉस्ट का सम लेना है और हमने फिर बताना है कि टोटल कहाँ पे मिनिमम है. जी कैलकुलेट कीजिए सारी वैल्यूज. यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज. जिस बच्चे को दिक्कत हो मुझसे पूछेगा. बट नोट से हेल्प लेनी है, नोट से हेल्प लीजिए, किताब से हेल्प लीजिए, रजिस्टर से हेल्प लीजिए, खुद कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिए. तमाम वैल्यूज कंप्लीट करके टेबल भरे मेरा जरा. जी भाई. जी बेटा वही तो मांगा है उसने भाई. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? ऑर्डर साइज तो होता है. ऑर्डर साइज से क्या मुराद है? आपको डी चाहिए, आ गया. आपको CO चाहिए, किधर है? 360. आपको डी चाहिए, आपको CH चाहिए, वो 40 है. मिसिंग क्या है? ये फार्मूले की बात ही कर रहा हूँ ना भाई. ये कौन सा फार्मूला? क्या निकालना है क्या तूने? बेटा ये एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला है. CO क्या है? इधर जाके पढ़ इस फार्मूले में. व्हाट इज CO? वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर. क्या है CH? वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट. ये एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका है. फटाफट कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिए. हर बच्चे के रजिस्टर पे कुछ लिखा चाहिए मुझे. हो गया. बताइए यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या? 17104. होल्डिंग 2. परचेज 8,10,000. 0.5% डिस्काउंट के बाद आई. हाँ क्यों नहीं? 5% डिस्काउंट मिलना है यहाँ पे, इसीलिए तो हमने इसको लिया है. 805,950. जी यहाँ पे
जी 26,000 803 925। इसका टोटल 840,156। इसका टोटल 841175। तो टोटल कहाँ पे कम है? EOQ पे। Optimal order size is EOQ 5262. This is the best order size. जी, any question? किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई हेल्प चाहिए, पूछिए। अभी तक सबके रजिस्टर पे मुझे नजर क्यों नहीं आ रही कैलकुलेशन है? जिस बच्चे को दिक्कत है मुझसे पूछे, बेटा ये गलत हो गया ना आपका, ठीक करें इसको। डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे 5,000 या इससे ऊपर डिस्काउंट मिलना है। आपका EOQ 5262 हुआ तो भाई स्केल निकाल, ये कैसी लाइनें खींच रहा है यार? जी बेटा 90,000 वही एनुअल डिमांड है। जी एनुअल डिमांड हो गया 5262 हमारा EOQ से डिवाइड, ऑर्डर साइज से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए। पर 17 चाहिए तो नहीं कर सकते, इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा ये चलता रहता है, बिजनेस रोक तो नहीं दोगे ना, साल बाद बिजनेस तो चलता रहता है। तो आप ऑर्डर देते जाओगे 562 का, जो ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा वो अगले साल इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स को राउंड ऑफ नहीं करते। चाहे तवज्जो से बात सुन ली, आपके साथी ने एक पॉइंट उठाया कि जब हम 90,000 को 5262 से डिवाइड करते हैं, एनुअल डिमांड को ऑर्डर साइज से डिवाइड करते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर फ्रैक्शन में आ रहे हैं। क्या हमें इसको राउंड ऑफ करना चाहिए? द आंसर इज नो। आपने एनुअल डिमांड ओवर ऑर्डर साइज इनटू CO मल्टीप्लाई कर दें, राउंड ऑफ नहीं करना आपने। अच्छा, आपका एग्जामिनर कहीं कहीं कुछ सवालों में राउंड ऑफ करता है, कभी राउंड ऑफ कर देता, कभी नहीं करता। हमने एज अ प्रैक्टिस राउंड ऑफ कभी नहीं करना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को राउंड ऑफ नहीं करना। EOQ में जो यूनिट्स आएंगे EOQ को राउंड ऑफ करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स को हम फ्रैक्शन में जैसे ही आता है और एनुअल डिमांड ओवर ऑर्डर साइज इनटू CO, वहां से एनुअल कॉस्ट हम लेके चलते जाएंगे आगे। हम ऑर्डर साइज, ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स को राउंड ऑफ नहीं किया करेंगे। जी भाई हो गया सबका, या रह गया किसी का मसला? कोई बात पूछिएगा बेटा। यू हैव टू मेक श्योर कि आपको हर कैलकुलेशन की बेस पता हो और हर कैलकुलेशन का परफॉर्म कर पा रहे हो। आइए अगली इलस्ट्रेशन पे, इसको भी देखते हैं जरा, इसमें कुछ नया है या नहीं। डिटरमिन द ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी, सेम रिक्वायरमेंट। Azhar Limited uses 100,000 units of material Y each year, which costs 1,000 for each unit. The cost of placing an order is 10,000 each order. Annual cost of holding inventory each year is 8% of purchase cost. अब यहाँ पे भी कुछ नया आने वाला है, तो जैसे देखिएगा। The supplier offers a price discount of 10 per unit for orders of 10,000 or more. Determine optimum order quantity. अच्छा जी, ऑप्टिमम ऑर्डर तो होता है EOQ अगर डिस्काउंट ना हो। अगर डिस्काउंट आ जाए तो EOQ वर्सेस वन का ऑर्डर साइज, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा EOQ निकालने हैं, और EOQ निकालते हुए हम डिस्काउंट को इग्नोर करते हैं। तो पहला यहाँ पे मुझे EOQ निकाल के दीजिए। इस केस में इलस्ट्रेशन नंबर 8, व्हाट इज EOQ? EOQ इज 5,000 यूनिट्स। कैलकुलेट करके देख ले, किसी बच्चे को कोई इतराज है, ये गलती है तो बताइए मुझे। Illustration number 8, EOQ. Every student should calculate. फार्मूला लिखिए, फार्मूला में वैल्यू स्वीट कीजिए। 5,000 आ रहा है, ओके। अच्छा जी, अब हमें 5,000 है, ऑर्डर डिस्काउंट किस पे मिल रहा है? 10,000 पे। इसका मतलब है दो ऑर्डर्स कंपेयर कर रहे हैं, एक 5,000 और एक 10,000। हमें दोनों ऑप्शंस के लिए एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, होल्डिंग एंड परचेज कैलकुलेट करनी है।
अच्छा जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, आप ऑर्डरिंग, होल्डिंग, परचेज विद ईओक्यू मुझे कैलकुलेट करके दिए फटाफट जी। ऑर्डरिंग, होल्डिंग, परचेज कॉस्ट विद ईओक्यू, ईओक्यू पे आप डिस्काउंट नहीं है भाई। कैलकुलेशन के फैक्टर्स मैंने आपके सामने लिख दिए, बोलिए वैल्यू। 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, और ये 100 मिलियन, तो ये हो गया 100.4 मिलियन। अच्छा अब जरा यहाँ पे इधर इसकी वर्किंग मैं इस साइड पे लिखता हूँ। यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी 100,000 डिवाइडेड विद 10,000 इंटू 10,000, ये बनी कितनी जी? 1 लाख। अब यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डर साइज बाय 2 इंटू 8% ऑफ 990 इज द प्राइस नाउ। डिस्काउंट किया, डिस्काउंट मिल गया तो प्राइस यहाँ पे अब 1000 नहीं है, एवरेज प्राइस यहाँ पे, क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट इज परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस। जब डिस्काउंट आया तो परचेज प्राइस बदल गई, परचेज प्राइस बदलेगी तो होल्डिंग कॉस्ट बदलेगी। ये याद रखिएगा, ये कैच होता है सवालों में, हमें नजर आएगा कहीं कि जब भी होल्डिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस दी जाती है, यू नीड टू स्टे अलर्ट। डिस्काउंट देने से परचेज प्राइस बदलेगी, 1000 से 990 पे आई है, तो भाई होल्डिंग कॉस्ट पहले 1000 का 8% थी, अब 990 का 8% हो जाएगी। कितनी बनी? 3 लाख, और ये कितनी आई? 99 मिलियन। टोटल कितना बना? लीजिए जी, जहां पे कम वो ऑप्शन अच्छी। ऑर्डर साइज ऑफ 10,000 इज बेटर, बेस्ट ऑर्डर साइज, क्योंकि यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट अंडर 3 हेड्स इज मिनिमम। तो इस सवाल में हमने जो चीज सीखी है कि अगर डिस्काउंट आ जाए तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट बदल जाएगी सिर्फ उस केस में जहां पे होल्डिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस है। कुछ क्वेश्चन में लिखा होता है जी होल्डिंग कॉस्ट 10 रुपए पर यूनिट है। अब 10 रुपए पर यूनिट है तो वहां पे उसने कोई परचेज प्राइस से ताल्लुक नहीं जोड़ा। अब डिस्काउंट आने से होल्डिंग कॉस्ट नहीं बदलती, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट बदलेगी जब भी परचेज प्राइस से उसका ताल्लुक जोड़ा जाएगा, जैसे इस केस में था 8% ऑफ परचेज प्राइस। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, इसका एक क्लास एक्टिविटी आपकी, क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर के एंड पे जो हमारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इज योर क्लास एक्टिविटी, आपके सामने आ गया जी। इन्वेंट्री कंट्रोल रिक्वायरमेंट से पढ़ें अगर तो, इफ प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर दिस आइटम ऑफ मटेरियल कॉस्ट 390 each order, what is the optimum order quantity to minimize annual cost? Assume that there are 52 weeks in a year. Part B, suppose that supplier offers a discount of 1% on the purchase price of the order size of 2000 units or more. What will be the order size of the to minimize the annual cost? मतलब पहले पार्ट में वो कह रही है बेस्ट ऑर्डर साइज बताओ, मतलब ईओक्यू बताओ। दूसरे में कह रहा है डिस्काउंट आ गया, अब बेस्ट ऑर्डर साइज बताओ। तो सिंपल जो भी हमने इलस्ट्रेशन की, इलस्ट्रेशन 8, बिल्कुल उसी लाइन पे ये सवाल है। सॉल्व कीजिए इसको जरा, इलस्ट्रेशन 8 की लाइन पे ही ये सवाल है, सॉल्व कीजिए।
पार्ट ए के लिए आपको ईओक्यू कैलकुलेट करना है और पार्ट बी के लिए आपको डिस्काउंट की ऑप्शन को कंपेयर करना है। ईओक्यू या डिस्काउंट बल्क ऑर्डर क्या बेहतर है? ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी, बेस्ट ऑर्डर साइज, विच इज ईओक्यू व्हेन देयर आर नो डिस्काउंट। जी जनाब, आपने ईओक्यू डिटरमिन करना था सबसे पहले, तो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। तो ईओक्यू यहाँ पे आपका आ रहा है 780 और फिर डिस्काउंट मिल रहा है किस ऑर्डर साइज पे 2000 पे। इसका मतलब आपको फिर कंपेयर करना है दो ऑर्डर साइजेस 780 एंड 2000। ऑर्डर साइजेस कंपेयर होंगे आपके 780 एंड 2000 और इनके लिए आपको कैलकुलेट करनी है एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, होल्डिंग एंड परचेज और बताना है कि भाई बेस्ट ऑर्डर साइज क्या है। जी क्या है वैल्यूज? 2730 2730 819 000। यहाँ पे 1065 7000 डिस्काउंट मिल रहा है। होल्डिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस है। बताया था इलस्ट्रेशन 8 वाला काम है 6970। लेकिन वो इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं कहते। क्या कह रहा है भाई? 2% ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है? इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है? क्या होती है? क्या इन्वेंट्री कॉस्ट यहाँ पे? 150 नहीं। तो जब डिस्काउंट मिलेगा 150 रहेगी वो? नहीं 2%। तो यही तो समझा रहा था बेटा, यहाँ पे क्या समझाया था यहाँ पे कि डिस्काउंट आएगा तो परचेज प्राइस, इन्वेंट्री की वैल्यू, कॉस्ट बदलेगी। जब इन्वेंट्री की कॉस्ट बदलेगी तो होल्डिंग कॉस्ट बदलेगी। यही तो समझाया था पिछली इलस्ट्रेशन में और मैंने बता के भेजा आपको भाई ये बिल्कुल इलस्ट्रेशन 8 की कॉपी है जी। 8,10,000 810 इसका टोटल 8,24,860 460 जी। और यहाँ पे 8,18,845 जहाँ पे कम वो ऑर्डर अच्छा। 2000 इज द बेस्ट ऑर्डर साइज जी। इसका सोल्यूशन में चूंकि आईकैप ने किया हुआ, यहाँ पे उसने ये चीज अपडेट नहीं की और है वहां पे। इसका सोल्यूशन में आईकैप ने होल्डिंग कॉस्ट को अपडेट नहीं किया हुआ। मैं सोल्यूशन को एडिट नहीं कर पाया, तो वैसे ही जैसे आईकैप का सोल्यूशन गलत है, गलत ही रह गया। यहाँ पे जो आपको इलस्ट्रेशन 8 पे कॉन्सेप्ट दे दिया, ये उसी कॉन्सेप्ट के तहत ये सवाल हमने हल किया है। जब भी, मैं फिर अंडरलाइन प्रिंसिपल बता दूं, जब भी होल्डिंग कॉस्ट का ताल्लुक एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस दी जाएगी, जहां पे डिस्काउंट से परचेज प्राइस बदलेगी वहां पे होल्डिंग कॉस्ट बदल जाएगी, क्योंकि एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस है ना। तो जब परचेज प्राइस बदली तो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट बदल जाएगी। जैसे यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट आ रही थी, इस केस में परचेज प्राइस ही कितनी भाई? The variable holding cost is 4 rupees per unit plus 2%. 4 plus 2% of inventory। और इन्वेंट्री कितने की है? 150। ये था केस इस केस में। और इधर क्या होना था? 4% plus 2% ऑफ कितना डिस्काउंट है? 148.5 में बताया, रुपयों में बताया? 150 का 99%। लीजिए जी, ये है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट जब डिस्काउंट आएगा तो क्या होगी, जब डिस्काउंट नहीं है तो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या है? ये पर यूनिट है, इसको एवरेज इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यूज आ जाती हैं। और एवरेज इन्वेंट्री होती है ऑर्डर साइज बाय 2 जी। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल यहां तक जनाब?
इसके सोल्यूशन में जैसे मैंने बताया यहाँ पे आई कैप ने गलती की हुई है, ये 7 रुपए ही उसने मेंटेन कर लिया, जबकि यहाँ पे 7 रुपए नहीं बनती। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? 3 कॉस्ट से डील करना सीख लिया, ऑर्डरिंग, होल्डिंग एंड परचेज, कोई इशू? चौथी कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट को मिनिमाइज करना। स्टॉक आउट कॉस्ट को मिनिमाइज अगर करना चाहते हो तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की गाइडलाइन बड़ी सिंपल है, स्टॉक आउट को अवॉइड करो। अगर स्टॉक आउट के नुकसानात से बचना चाहते हो तो स्टॉक आउट ना हो, ऐसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करो कि आपका स्टॉक खत्म ही ना हो। स्टॉक खत्म होने से बचने का तरीका क्या है कि टाइम पे ऑर्डर प्लेस कर दो, रीऑर्डर लेवल डिसाइड कर लो। रीऑर्डर लेवल से क्या मुराद है और रीऑर्डर लेवल हमें स्टॉक आउट होने से बचने में कैसे मदद देता है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले बात, रीऑर्डर लेवल की डेफिनेशन हम पढ़ लें। रीऑर्डर लेवल से मुराद ये रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं है, डोंट कंफ्यूज इट विद रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी होता है ऑर्डर साइज, रीऑर्डर क्वांटिटी इज ऑर्डर साइज। जैसे EOQ इज रीऑर्डर क्वांटिटी, हमें कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना है, दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल इज इन्वेंट्री लेवल, इट इज इन्वेंट्री लेवल व्हेन रीच्ड न्यू ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड। वक्त के साथ साथ इन्वेंट्री कंज्यूम होती जाती है ना, इन्वेंट्री लेवल नीचे आता जाता है ना, तो इन रीऑर्डर लेवल हम डिसाइड कर लें। फॉर एग्जांपल भाई, जब हमारा इन्वेंट्री लेवल 100 पे आएगा ना, नया ऑर्डर कर देंगे। पर ये 100 कैसे मेजर किया उस पर हम बात करते हैं, बट फिलहाल रीऑर्डर लेवल की डेफिनेशन पढ़ लें कि रीऑर्डर लेवल क्या है। इट इज द इन्वेंट्री लेवल व्हेन रीच्ड न्यू ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड, नया ऑर्डर प्लेस कर दो। हाँ, लॉजिकली स्पीकिंग रीऑर्डर लेवल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई जब आप सप्लायर को ऑर्डर देते हो ना, माल फौरन नहीं आता, सप्लायर कुछ टाइम लेता है, उसको कहा जाता है लीड टाइम। सप्लायर को ऑर्डर देने से लेके माल आने तक का जो टाइम है उसको लीड टाइम कहा जाता है। तो आप जब सप्लायर को ऑर्डर देते हो, लीड टाइम लगता है माल आने में, तो हमने ख्याल रखना है कि लीड टाइम में जितना स्टॉक हमें इस्तेमाल करना है वो हमारे पास पड़ा हो जब हम ऑर्डर दें। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज के 100 यूनिट इस्तेमाल करता हूँ, रोज के 100 यूनिट में इस्तेमाल करता हूँ और मेरे सप्लायर ऑर्डर के 5 दिन बाद माल भेजता है, तो इसका मतलब ऑर्डर देने से माल आने तक 500। ये रीऑर्डर लेवल का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा कि भाई रीऑर्डर लेवल कितना है, 500 यूनिट्स। जो लीड टाइम में जितना मुझे स्टॉक इस्तेमाल करना है उतना पास जब रह जाए ऑर्डर प्लेस कर दो, तो आप स्टॉक आउट से बच जाओगे। अगर आपने 5 दिन सप्लायर लगाता है, रोज आप 100 यूनिट्स इस्तेमाल करते हो और ऑर्डर आपने 400 यूनिट्स रहने पे किया, तो आप स्टॉक आउट हो जाओगे, आपका माल खत्म हो जाएगा और ऑर्डर 1 दिन बाद आना। और आपने 300 यूनिट्स पे ऑर्डर किया, 2 दिन स्टॉक आउट रहोगे। 200 यूनिट पे ऑर्डर किया, 3 दिन स्टॉक आउट रहोगे। हम अगर स्टॉक आउट से बचना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा हमारी कंजम्पशन कितनी है डेली की, हमें देखना पड़ेगा हमारा सप्लायर लीड टाइम कितना लेता है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम जितना है दैट इज योर रीऑर्डर लेवल। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी वेरिएशन हमारे साथ जिससे हम डील करते हैं, दो केसेस बनते हैं। एक केस है जिसमें लीड टाइम सर्टेन है और डिमांड कांस्टेंट है, और दूसरा केस आएगा जिसमें लीड टाइम में ऊंच नीच हो जाती है, क्योंकि सारे सप्लायर इतने रिलायबल नहीं ना होते कि 5 दिन में माल दे दें। कोई सप्लायर ऐसा भी हो सकता है कि 5 दिन में देगा, कभी 7 में देगा, कभी 6 दिन में देगा। इसी तरह डिमांड भी हर रोज सेम नहीं होती ना, कभी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, कभी प्रोडक्शन कम हो रही है। तो अगर तो लीड टाइम भी सर्टेन है, सप्लायर रिलायबल है, कहते हैं 5 दिन गारंटी, ना आए तो गर्दन कटवा देना। डिमांड भी सर्टेन है, अगले 1 साल के ऑर्डर में पता है हमने क्या प्रोडक्शन करनी है, हमें पता है रोज का हम कितना इस्तेमाल करते हैं,
माल। अगर ये दोनों सर्टन है तो कैलकुलेशन वेरी सिंपल, जैसे मैंने बोला था, डिमांड फॉर द मटेरियल आइटम पर डे और वीक, जैसे भी लीड टाइम दिया जाए इनटू लीड टाइम इन डेज और वीक। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, मेरी अगर यूजेज 100 यूनिट्स पर डे है और लीड टाइम मेरा 5 डेज है, तो मेरा रीऑर्डर लेवल 500 यूनिट्स है। और अगर अल्टरनेटिवली इसको ऐसे भी बताया जा सकता था कि मेरी यूजेज 500 यूनिट्स पर वीक है और मेरा लीड टाइम 1 वीक है, तो यहां से मेरा लीड टाइम और रीऑर्डर लेवल 5 यूनिट ऐसे भी निकाला जा सकता है। यूजेज अगर पर वीक है तो लीड टाइम वीक में ले लो, यूजेज अगर पर डे है तो लीड टाइम डेज में ले लो। सो इट इज सिंपल, यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने के लिए, यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम। जी कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? हम कैसे अपने आप को स्टॉक आउट से बचा पाते हैं इस केस में, क्योंकि हमने कहा स्टॉक आउट कॉस्ट से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है स्टॉक आउट से बच जाओ। स्टॉक आउट के नुकसानात से बचने का तरीका है स्टॉक आउट से बच जाओ। और स्टॉक आउट से बचने के लिए क्या करें? रीऑर्डर लेवल डिसाइड कर लो और फिर उस रीऑर्डर लेवल को इंप्लीमेंट करो। जैसे हमने अगर ये आइटम ए के बारे में फैसला किया, आइटम ए का रीऑर्डर लेवल 500 यूनिट्स है, तो अब हमने अलार्म लगा लिया कि जब भी आइटम ए के हमारे पास 500 यूनिट्स रहेंगे, ऑर्डर प्लेस करने का टाइम आ गया भाई। और फी जमाना तो चूंकि कंप्यूटराइज सिस्टम चल रहे होते हैं, ईआरपी बड़े काफी स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वहां पे तो आपने रीऑर्डर लेवल हर इन्वेंट्री आइटम का फीड किया होता है, फिर वहां पे आपने अप्रूव्ड सप्लायर की डिटेल फीड की होती है। हमने डिस्कस किया था ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, अप्रूव्ड सप्लायर होने चाहिए, उनकी डिटेल फीड की होती है, उनसे जो रेट एग्रीड होते हैं वो फीड किए होते हैं। तो जैसे आपका इन्वेंट्री लेवल ईओक्यू फीड किया होता है, जैसे इन्वेंट्री लेवल 500 पे आएगा ना, ऑटोमेटिकली ऑर्डर जनरेट होके ईमेल चली जाएगी। मतलब आपको ऑर्डर खुद बनाना भी नहीं, आपको सिर्फ ख्याल रखना है कि भाई मुझे 500 यूनिट्स जब री ऑर्डर लेवल आए ऑर्डर प्लेस करना है, तो सॉफ्टवेयर में इसको बिल्ट इन कर दो, सारी चीजें सॉफ्टवेयर में डाल दो, तो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद मॉनिटर करता है। क्योंकि आप जब इन्वेंट्री रिसीव करते हो सॉफ्टवेयर में डालते हो, जब इन्वेंट्री इशू करते हो सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करते हो, भाई हमने ये रिसीव किया, ये इशू किया, बैलेंस खुद ही अपडेट होता जाता है। जब बैलेंस आइटम ए का 500 पे आएगा, उसके सप्लायर की इंफॉर्मेशन भी अंदर फीड है कंप्यूटर में, सप्लायर एग्रीड है वो भी फीड है, ईओक्यू भी फीड है, तो ऑटोमेटिकली ईओक्यू यूनिट्स का इनटू रेट करके वो परचेज ऑर्डर रेज कर देगा, ईमेल चली जाएगी सप्लायर को। सो री ऑर्डर लेवल को अगर हम फॉलो करेंगे तो वी विल बी एबल टू अवॉइड स्टॉक आउट। एनी क्वेश्चन? री ऑर्डर लेवल हम बात करें अभी, री ऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना जब लीड टाइम भी सर्टन है, जब डिमांड यूजेज भी हमारी सर्टन है, जो कि अक्सर केसेस में नहीं होती। जब नहीं होगी तब क्या करना है वो हम आगे चल के देखते हैं। फिलहाल सर्टन लीड टाइम हो, सर्टन यूजेज हो, तो हम री ऑर्डर लेवल कैसे मेजर करते हैं, इससे रिलेटेड दो एक्टिविटीज हैं छोटी छोटी हमारे पास। लेट्स डिस्कस दोज, और फिर कोई बात रह जाती है तो उस पर बात कर लेंगे। इलस्ट्रेशन 10 और 11 ये दो नंबर थे, तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 एंड 11, इलस्ट्रेशन 10 मैं आपके साथ आपके परफॉर्म करता हूँ, 11 आप खुद करेंगे क्योंकि ये रेप्लिका है, मुझे लगता है दोनों एग्जाम्पल, दोनों इलस्ट्रेशन रिवीजन एक्टिविटी है। यूजिंग द डाटा फॉर वाजिद लिमिटेड फ्रॉम इलस्ट्रेशन 6, अच्छा जी इलस्ट्रेशन 6 से जोड़ा जी, वाजिद लिमिटेड इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं जाके वो क्या जी। अज्यूम दैट कंपनी अडॉप्ट्स द ईओक्यू एज इट्स ऑर्डर क्वांटिटी, अज्यूम करो कि वाजिद ने ईओक्यू को फॉलो किया ऑर्डर क्वांटिटी, एंड नाउ इट टेक्स 2 वीक्स फॉर एन ऑर्डर टू बी डिलीवर्ड। लीड टाइम आ गया जी, लीड टाइम 2 वीक्स है। How much inventory will it have on hand when the order is placed? मतलब रीऑर्डर लेवल बताओ, यही है ना, रीऑर्डर लेवल की डेफिनेशन यही थी ना, इन्वेंट्री कितनी हमारे इन हैंड हो जब हमें ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, दिस इज रीऑर्डर लेवल। तो यहाँ पे कह रहे रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करें, और सेकंड पार्ट में कह रहे हाउ फ्रीक्वेंटली विल द कंपनी प्लेस एन ऑर्डर,
फ्रीक्वेंटली प्लेस ऑर्डर से मुराद है कंपनी का हर ऑर्डर कितने दिनों बाद जाया करेगा, कितने दिनों बाद नया ऑर्डर जाया करेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर से मुराद हर नया ऑर्डर कितने दिनों बाद जाएगा। तो पहले हम बाद में बात करते हैं, पहले हम रीऑर्डर लेवल के रेफरेंस से देख लेते हैं। तो भाई इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पहले इलस्ट्रेशन 6 पे, उसका डाटा देखें क्या है। वाजिद लिमिटेड, ये जी इलस्ट्रेशन 6 है जी, जिसमें हमारी सालाना डिमांड थी 60,000, सालाना डिमांड 60,000, और इसका हमने EOQ क्या निकाला था बताओ जरा मुझे। इसका EOQ निकाला था 3162। तो जनाब यहाँ को लेके हम आगे चलते हैं। EOQ 3162 है और सालाना डिमांड 60,000 जी। तो बताइए यहाँ से अब हमने रीऑर्डर लेवल बनाना है। रीऑर्डर लेवल यहाँ पे क्या मुराद दी जाएगी, 2 वीक्स की यूजेज। रीऑर्डर लेवल से मुराद है 2 वीक्स की यूजेज। तो जनाब हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 10 में सालाना यूजेज बताई गई है 60,000। इसको मैं 52 से डिवाइड कर दूं, 1 वीक की यूजेज, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, रीऑर्डर लेवल आ गया। यही ना रीऑर्डर लेवल। 2 वीक्स में कितना मटेरियल चाहिए मुझे, कितना मटेरियल मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो ये मैं 1 साल में इस्तेमाल करता हूँ, ये मैं 1 वीक में इस्तेमाल करता हूँ, और 2 वीक में कितना। लीजिए जी, ये है मेरा रीऑर्डर लेवल। मैं 2308 यूनिट्स जब मेरे पास रह जाएंगे, देन आई शुड प्लेस द न्यू ऑर्डर। 2308 यूनिट्स जब रह जाएंगे, क्योंकि मुझे ऑर्डर आने में 2 हफ्ते लगते हैं, और 2 हफ्ते में मैं 2308 यूनिट्स इस्तेमाल करता हूँ जी। ठीक है जी, इसमें कोई शक। साल में 60,000, तो 2 हफ्ते में कितने ये बनाना है। तो साल में 60,000 52 से डिवाइड करो तो 1 हफ्ते के आ गए। तो साल में 52 वीक्स होते हैं, 1 वीक के यूनिट्स आ गए, तो 2 हफ्ते के यूनिट्स 2 वीक्स के यूनिट 2308। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ फ्रीक्वेंटली, मतलब कितने दिनों बाद नया ऑर्डर प्लेस हुआ करेगा, कितने दिनों बाद नया ऑर्डर प्लेस हुआ करेगा। तो कैसे चलें यहाँ पे, इसको अप्रोच करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका जो मेरे दिन में फौरन आ रहा है कि मैं देख लूं मुझे साल में कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं, और फिर 365 बटा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कर दूं तो पता लग जाएगा एक ऑर्डर कितने दिनों बाद होगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर निकालना चाहूं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, तो इट इज 60,000 3162 कितने वाले 18.97 फ्रैक्शन तो कोई इशू नहीं, 18.97। ये साल में इतने ऑर्डर मैंने प्लेस करने हैं, तो साल में इतने प्लेस करने हैं, साल में कितने दिन होते हैं, तो हर ऑर्डर कितने दिनों बाद आएगा। फ्रीक्वेंसी आप काउंट द डेज, अप्रॉक्सीमेटली 19 डेज। फ्रीक्वेंसी हर 19 दिन के बाद नया ऑर्डर आ जाया करेगा, हर 19 दिन बाद नया ऑर्डर आया करेगा। जी बेटा हमसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर बताओ, पहले इसकी मतलब समझ लो। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर से मुराद है कितने दिनों बाद नया ऑर्डर प्लेस होगा। क्लियर हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर से मुराद कि नया ऑर्डर कितने दिनों बाद पिछले ऑर्डर के बाद आया करेगा। तो भाई उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने साल में टोटल ऑर्डर देखे कितने हैं मेरे, और साल में दिन देखे कितने हैं। अब 365 दिनों में मैंने 18.97 ऑर्डर प्लेस करने हैं, तो 365 डिवाइड विद 18.97, हर 19 दिन बाद नया ऑर्डर आ जाया करेगा। तभी 365 दिन में 18.97 ऑर्डर पूरे होंगे। दिस इज वन वे टू कैलकुलेट इट, देयर कैन बी अदर वे। जी बेटा EOQ इज द ऑर्डर साइज ना मेरा। एनुअल डिमांड को जब मैंने ऑर्डर साइज से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर आ गए। एनुअल डिमांड ओवर ऑर्डर साइज है ना भाई, ये एनुअल डिमांड ओवर ऑर्डर साइज। इससे क्या आता है, ये तो हम कल से करते आ रहे भाई।
एनुअल डिमांड ओवर ऑर्डर साइज गिव्स यू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर। साल में कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 60,000 खरीदोगे। एक ऑर्डर का 3,162 का है तो साल में कितने ऑर्डर प्लेस करके 60,000 खरीदे जाएंगे? 18.97। तो साल में 18.97 ऑर्डर प्लेस करने हैं तो कितने दिनों बाद नया ऑर्डर आया करेगा? 19 डेज बाद। जी, फ्रीक्वेंसी वीक्स में भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी वीक्स में भी निकालना चाहें वीक्स में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने यहाँ डेज तो नहीं पूछे, हम वीक्स में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। हम सारी कहानी को वीक्स में ले जाए अगर तो 52 डेज की बजाय हम इसको 52 डिवाइड विद 18.97 कर दें, अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स क्योंकि आप ज्यादा हो जाते हैं, इसको बेशक राउंड ऑफ ना करें, आप इसको बता दें 2.74 वीक्स, क्योंकि वीक्स थोड़ा बड़ा नंबर ऑफ यूनिट है ना, डेज तो छोटा है उसको तो राउंड ऑफ कर दिया आपने, ये तो बिगर यूनिट है तो उसको 2.74 वीक्स लिखते हैं आप। तो आप इसको जवाब 19 डेज लिखिए या 2.74 वीक्स लिखिए, एक ही बात है, दोनों एक्सेप्टेबल है आंसर। क्योंकि उसने फ्रीक्वेंसी मांगी है, इन डेज नहीं मांगी, इन वीक्स नहीं मांगी, हम जिस तरह मर्जी रिपोर्ट कर दें, डेज में कर दें वीक्स में कर दें। जी, फ्रीक्वेंसी कितने दिनों बाद नया ऑर्डर प्लेस होगा, तो साल में कितने दिन है, साल में कितने ऑर्डर करने हैं, आपको ऑटोमेटिकली 2 ऑर्डर्स के दरमियान वक्फा मिल गया, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। 2 ऑर्डर के दरमियान 19 दिन का वक्फा है या 2.74 वीक्स का वक्फा है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। जी, एनी क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन 11 रिपीट कीजिए जरा, इलस्ट्रेशन 10 का रेप्लिका। दो वैल्यूज निकालनी है आपने इलस्ट्रेशन 11 में। पहला रीऑर्डर लेवल है, इलस्ट्रेशन नंबर 11 में पहला रीऑर्डर लेवल 5192 यूनिट्स, दिस इज रीऑर्डर लेवल, और दूसरा फ्रीक्वेंसी है 21 डेज या 3 वीक्स, बिल्कुल इसको हम 3 वीक्स में लिख सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? किसी स्टूडेंट को यहाँ पे कोई दिक्कत है तो पूछिए। जी, एनी इशू? कोई डिसएग्रीमेंट इन वैल्यूज से या कोई बात समझ नहीं आई इन कैलकुलेशन में, पूछिए। इलस्ट्रेशन 11 में रीऑर्डर लेवल आपके साथियों ने बताया 5192 है और फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर 21 डेज है। हाँ जी, हो गया। अभी सर फेंक के लगे हुए बहुत ज्यादा लोग, कहाँ फंस रहे हो? पूछ लो मुझसे अगर। क्यों नहीं किया अभी तक? फटाफट करो। नहीं समझ आई तो पूछिए, समझ आ गई है तो रजिस्टर पे सॉल्यूशन नजर आना चाहिए। हाँ जी भाई, किधर फंसे? रजिस्टर पे नजर नहीं आ रहा मुझे कुछ, रजिस्टर पे लिख, कैलकुलेटर पे भी नजर नहीं आ रहा मुझे। तो क्या है ये? 21 डेज निकाले हैं, अच्छा। ये क्या निकाली? वीकली यूजेज आ रही है यहाँ से, ये नंबर ऑफ ऑर्डर थोड़ी आ रहे हैं भाई। क्या कर रहे हो? एनुअल डिमांड को 52 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? एनुअल डिमांड को 52 से डिवाइड कर रहे हो तो वीकली यूजेज आ रही है। ये साल की यूजेज है, 52 वीक्स इन अ ईयर, वीकली यूजेज इज नॉट नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके आते हैं एनुअल डिमांड ओवर ऑर्डर साइज, अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए अगर आपको तो। ये क्या कर रहे हो? फ्रीक्वेंसी और बेटा 52 से डिवाइड करना है 17.1 को, 17.1 को 52 से डिवाइड नहीं करना। बेटा जब हाथ पे चीजें आती है ना फिर पता लगता है आटे दाल का पाव होती बड़ी
आसान लग रही होती है, इसलिए मैं कहता हूं कि कर लिया करो रजिस्टर पे जब आपको काम देता हूं मैं। चीजें हाथ से गुजारोगे रजिस्टर पे तो ही सीख पाओगे, तो ही आपको अंदाजा होगा, काम वर्किंग से फेमिलियर होते हो आप, हाथ की चीजें अब हाथ से आपकी गुजरती हैं। अगर हाथ से नहीं गुजर रही तो आज आपने क्लास में सुना, कल जाके पढ़ने बैठोगे आपको लगेगा जैसे ये बातें कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं, क्योंकि आपके हाथ से नहीं गुजरी होती। जी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत इलस्ट्रेशन 10-11 में? अच्छा जी, रीऑर्डर लेवल में एक थोड़ी सी वेरिएशन, नेक्स्ट स्टेप वेरिएशन। एक तो हमने पढ़ा ना ये रीऑर्डर लेवल, जहां पे आपकी डिमांड, लीड टाइम और डिमांड दोनों सर्टेन है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली आपका लीड टाइम भी अनसर्टेन होता है और डिमांड में भी ऊंच नीच आती रहती है। सप्लायर कम ही इतना रिलायबल होता है कि गारंटी देकर आपको माल पहुंचाए। इसी तरह प्रोडक्शन भी कांस्टेंट कभी नहीं रहती, कभी प्रोडक्शन ज्यादा, कभी प्रोडक्शन कम, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर। तो प्रैक्टिकली ज्यादातर हालात में ऊंच नीच वेरिएशन रहेगी। जब ऊंच नीच रहेगी लीड टाइम में, जब ऊंच नीच रहेगी यूजेज में, तो रीऑर्डर लेवल का फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई होता है, मैक्सिमम वर्ड ऐड हो जाता है। मैक्सिमम डिमांड पर डे और पर वीक इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। पहले था डिमांड में कोई ऊंच नीच नहीं थी, एक ही यूजेज की या डिमांड की फिगर थी, एक ही लीड टाइम की फिगर थी। अब हम बात कर रहे हैं भाई डिमांड में भी वेरिएशन है, हमें मिनिमम मैक्सिमम एवरेज दिया जाएगा, लीड टाइम में वेरिएशन दी जाएगी, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज। जैसे यहाँ पे बताया जाएगा जी हम मिनिमम 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम 150 इस्तेमाल करते हैं, एवरेज 120 है। हमें इधर भी बताया जाएगा मैक्सिमम 8 डेज लगते हैं, मिनिमम 4 डेज लगते हैं, एवरेज 5 है। तो जब आपको वेरिएशन दे दी जाए तो फिर लीड टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप यूजेज भी मैक्सिमम उठाते हो, उधर से लीड टाइम भी मैक्सिमम उठाते हो। रीऑर्डर लेवल के लिए यूजेज भी मैक्सिमम, लीड टाइम भी मैक्सिमम, हम इस तरह कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। इलस्ट्रेशन 12 पे जरा आइए। Record of Abbas Limited for previous year shows following details relating to material AA। एक मटेरियल की डिटेल है, मैक्सिमम एवरेज मिनिमम डेली यूजेज और लीड टाइम इन डेज 12-10-8। रिक्वायरमेंट है रीऑर्डर लेवल। तो हमने जैसे अभी बात सीखी कि जब वेरिएशन आ जाए तो मैक्सिमम वैल्यूज उठाओ, यूजेज की भी, लीड टाइम की भी। तो हमारा यहाँ से रीऑर्डर लेवल जो हमें मिलेगा मैक्सिमम वैल्यूज को इस्तेमाल करके मिलेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 12 के तहत रीऑर्डर लेवल हमारा बनेगा मैक्सिमम यूजेज 150 पर डे इनटू 12 डेज 1800 यूनिट्स। दिस इज रीऑर्डर लेवल। जब डिमांड में और लीड टाइम में वेरिएशन होगी वी विल ऑलवेज यूज मैक्सिमम वैल्यूज रीऑर्डर लेवल के लिए। अगर तो कांस्टेंट है, वैल्यू ही एक है, फिर तो मसला खत्म हो गया। वैल्यू मल्टीपल है तो मैक्सिमम वैल्यूज दी जाती हैं। अच्छा, यहां से फिर एक कॉन्सेप्ट आता है सेफ्टी स्टॉक, या इसको बफर स्टॉक भी कहा जाता है। सेफ्टी स्टॉक जो हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट है इलस्ट्रेशन की, सेफ्टी या बफर स्टॉक। सेफ्टी या बफर स्टॉक होता है जी रीऑर्डर लेवल। पहली बात, सेफ्टी या बफर स्टॉक सिर्फ उस सूरत में कैलकुलेट होता है जब अनसर्टेनिटी वेरिएशन हो। जब वेरिएशन है सेफ्टी स्टॉक सिर्फ तब कैलकुलेट होता है। सेफ्टी स्टॉक की कैलकुलेशन है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल तो निकाल लिया ना हमने भाई, मैं रीऑर्डर लेवल को दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। रीऑर्डर लेवल तो हमने यहाँ निकाल लिया, तब हम रीऑर्डर लेवल से आगे चल रहे हैं। सेफ्टी स्टॉक क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम, क्योंकि ये तो कैलकुलेट इस हालत में होता है भाई। तो इस हालत का रीऑर्डर लेवल क्या है?
1800, एवरेज यूजेज 120, एवरेज लीड टाइम 10. So 1800 minus 1200, it is 600 units. 600 units is average, is safety stock या buffer stock. अब सेफ्टी या बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई हमारा रिकॉर्ड बताता है कि हमारा गुजारा तो 1200 यूनिट से हो सकता था. एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम तो 1200 है. मतलब हमारा गुजारा तो 1200 यूनिट्स पे अगर हम रीऑर्डर लेवल रखते तो शायद हो जाता, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड बताता है कि एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम तो 1200 है. लेकिन हमने एहतियातन 600 यूनिट ज्यादा रख लिया, क्योंकि हमें डर है कि कभी लीड टाइम में ऊंच नीच हो सकती है, कभी यूजेज में ऊंची हो सकती है. तो हमने अपने डर को कवर करने के लिए सेफ्टी स्टॉक रख लिया कि कभी ऊंच नीच होगी तो भी हम स्टॉक आउट ना हो. अगर ऊंच नीच हुई तो भी हम स्टॉक आउट से बच जाएं. मतलब हमने रखा कि ऑन एवरेज तो हमारा माल 10 दिन में आ जाता है, लेकिन कभी 10 से 12 भी लग जाए तो हम स्टॉक आउट नहीं होंगे. ऑन एवरेज तो हम 120 यूनिट्स पर डे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम हर रोज 150 भी इस्तेमाल करें तो भी हम स्टॉक आउट नहीं होंगे. तो हमने 600 यूनिट्स एहतियातन एक्स्ट्रा रखे हैं, इसलिए इनको हम सेफ्टी स्टॉक कह रहे हैं. हमने सेफ्टी के लिए रखे हैं. गुजारा हमारा 1200 से हो सकता था, लेकिन हमने रीऑर्डर लेवल 1800 रख दिया. हमने 600 यूनिट अपने पास एक्स्ट्रा रख लिया. ये 600 हमारे सेफ्टी स्टॉक हैं जो कि हमने एहतियातन रखे हैं अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए, ऊंच नीच वेरिएशन से डील करने के लिए. सेफ्टी स्टॉक की कैलकुलेशन इट इज सिंपली रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम. सेफ्टी स्टॉक सिर्फ उसी सूरत में कैलकुलेट होगा जब वेरिएशन आएगी. डिमांड में और लीड टाइम में वेरिएशन है तभी सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट किया जाता है. जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, एक छोटी सी कैलकुलेशन और हमारे यहाँ पे आती है. एवरेज इन्वेंट्री की कैलकुलेशन बदल जाएगी अगर हमें बताया जाए कंपनी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रही है. एवरेज इन्वेंट्री की कैलकुलेशन बदलती है. हमने कल एवरेज इन्वेंट्री की कहानी जो समझी थी ना, कुछ इस तरह समझी थी हमने. हमने कहा था कि भाई इन्वेंट्री हमारी कभी नीचे आती है, फिर ऊपर ऑर्डर आता है ऊपर चली जाती है, फिर इस्तेमाल से नीचे आती है, फिर ऑर्डर है ऊपर चलेगी. तो हमने कहा जी एवरेज इन्वेंट्री क्या है? ऑर्डर साइज बाय 2. लेकिन अब हम जब सेफ्टी स्टॉक की बात कर रहे हैं तो हमने कहा जी अब हमारी इन्वेंट्री तो जीरो होती नहीं है. अब तो हमने नीचे 600 यूनिट एक्स्ट्रा रखे हुए हैं भाई. यही ना सेफ्टी स्टॉक कि अब हम जीरो होती ही नहीं है, अब हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा हुआ है 600 यूनिट है इस केस में. ठीक है ना बेटा, नेगेटिव नहीं हुआ, मैंने ग्राफ का पीरियड एक्सटेंड कर दिया मैंने. ठीक है जी, अब मेरा जीरो ये है, दिस इज माय जीरो नाउ. अब ये मेरे पास 600 यूनिट एक्स्ट्रा पड़े, ये स्टॉक लेवल है ना मेरा. अब मैं तो जीरो पे जाता ही नहीं हूँ, मेरे पास तो इधर नीचे पहुंचा, अभी 600 पड़े हुए थे. फॉर एग्जांपल मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया, यहाँ पे कहीं पहुंचा, ऑर्डर प्लेस किया, अभी 600 रहते थे, नया ऑर्डर आ गया, ऊपर चले गए. ये किस लिए 600 पड़ा? कभी ऑर्डर आने में देर से हो जाए तो मैं यहाँ से इस्तेमाल कर लूंगा, आउट नहीं होगा. अब मेरा एवरेज स्टॉक इज ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक. फार्मूला बदल गया, ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक. सो अगर कभी सेफ्टी स्टॉक हमें क्वेश्चन में बताया जो हम मेंटेन कर रहे हैं तो हमारा एवरेज स्टॉक का फार्मूला बदल जाता है. एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला ही बदल जाएगा आपका भाई. ये आपकी एवरेज इन्वेंट्री की कैलकुलेशन बनेगी. जी, एनी क्वेश्चन? एवरेज इन्वेंट्री, अगर क्वेश्चन में हमें जिक्र हो सेफ्टी स्टॉक का, एवरेज इन्वेंट्री की कैलकुलेशन बदल जाएगी. एवरेज इन्वेंट्री की कैलकुलेशन बदलेगी तो एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बदल जाएगी, क्योंकि एनुअल इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज इन्वेंट्री इनटू सीएच. एवरेज इन्वेंट्री इनटू सीएच, यही थी ना एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला. सो अगर आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हो तो ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, हमारा एवरेज स्टॉक का फार्मूला बदलेगा. और एक और पॉइंट यहाँ पे सीख लो,
जब कंपनी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करेगी तो एवरेज इन्वेंट्री की कैलकुलेशन बदल गई, सेफ्टी होल्डिंग कॉस्ट बदल गई। तो ये होल्डिंग कॉस्ट बदल गई, तो हमने बात की थी ना ईओक्यू पे ऑर्डरिंग और होल्डिंग बराबर होते हैं सालाना, वो बराबर नहीं रहेंगे क्योंकि वो बराबर तब थे जब एवरेज इन्वेंट्री ये थी। जब सेफ्टी स्टॉक नहीं था ना, तो सेफ्टी स्टॉक के अलावा जो होल्डिंग कॉस्ट है ना, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट के बराबर होती है। लेकिन जब सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं तो ये जो कंडीशन है कि जी ये दोनों बराबर होंगी, ये कंडीशन भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपके जहन में ये भी रहना चाहिए कि जब भी सेफ्टी स्टॉक आएगा ईओक्यू पे ये कंडीशन एग्जिस्ट फिर नहीं करेगी। ये कंडीशन सिर्फ तब एग्जिस्ट करती है जब सेफ्टी स्टॉक आपके पास ना हो तो। ठीक है जी। सो हमने रीऑर्डर लेवल, स्टॉक आउट से बचना है, उसका तरीका रीऑर्डर लेवल लाओ। रीऑर्डर लेवल कैसे मेजर किया जाए? दैट देयर आर टू सिचुएशंस, एक सर्टेनिटी है लीड टाइम पे भी यूजेज पे भी, और दूसरा अनसर्टेनिटी है लीड टाइम पे भी यूजेज पे भी। जब तो सर्टेनिटी है यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, वेरी सिंपल, और जब अनसर्टेनिटी है मैक्सिमम यूजेज ड्यूरिंग मैक्सिमम लीड टाइम। ये हमारा रीऑर्डर लेवल का फार्मूला है। और जब अनसर्टेनिटी है तो साथ सेफ्टी स्टॉक की एक टर्म आती है, और सेफ्टी स्टॉक इज रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम। और जब आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हो तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला भी अपडेट होता है, ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। और आखिरी बात, जब ये फार्मूला आपका एवरेज इन्वेंट्री का अपडेट हो गया तो ये कंडीशन आपकी होल्ड ईओक्यू पे नहीं करेगी। अच्छा, ये मैं कंडीशन का बार बार रेफरेंस क्यों दे रहा हूं कि हमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे विच विल यूज दिस कॉन्सेप्ट, कि हमारे ध्यान में अगर ये पॉइंट है कि कब ये बराबर होते हैं और कब ये बराबर नहीं होते और क्यों नहीं बराबर होते, तभी हम सवाल कर पाते हैं। ठीक है, मैं इसलिए बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं, आगे सवाल हम करेंगे जाके वो, लेकिन ये पॉइंट आपको जहन में रखना है कि ईओक्यू के ऊपर ये दोनों सालाना बराबर होंगे, लेकिन अगर सेफ्टी स्टॉक आ गया तो ये सालाना बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में रहना चाहिए क्योंकि सवालों में ये अप्लाई होगा आगे चल के। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, ये आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे। तो जो हमने आज डिस्कशन की, इससे मजीद सवाल, काफी ज्यादा सवाल हमें करने हैं। इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस पे हम पहुंचने ही वाले हैं, मुझे लगता है ये जी, बल्कि कल हम इंशाअल्लाह इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं। थोड़ी सी डिस्कशन हमारी रह गई हुई है, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, यहाँ तक हमने बात आज खत्म कर ली है। तो वी आर वेरी नियर टू एग्जाम लेवल क्वेश्चन। एक इलस्ट्रेशन, 2 इलस्ट्रेशन, एग्जाम लेवल क्वेश्चन। इंशाअल्लाह कल से हमारे एग्जाम लेवल क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, क्योंकि पहला हाफ जो था, मैंने कहा था ना, बेसिक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, दैट इज ओवर। अब उसके हम एग्जाम लेवल क्वेश्चन करेंगे और इंशाअल्लाह कुछ 4-5 दिन लगा के इस एरिया को कंफर्म करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में रिसेंट ट्रेंड में एक सवाल इस एरिया में से आया जो हम तकरीबन खत्म कर रहे हैं, तो हम उसके क्वेश्चन कर लें, फिर दूसरा एरिया करेंगे और फिर उसके मजीद 4 क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।